पकाने वाली को मिला गैस सिलेंडर से भरा ससुराल। हाय तौबा, ये चूल्हे पर खाना बना बना कर तो एक दिन मेरे फेफड़े ही बाहर आ जाएंगे। अरे माँ, रुकिए, मैं पानी देती हूँ। अब पारुल मटके से पानी निकालकर अपनी माँ को देती है। तभी पारुल की माँ देखती है कि उसकी बेटी की आंखें भी लाल हो रही हैं। एक मिनट बेटिया, तू मुझे पानी पिला रही है, जरा अपनी आंखों पर गौर कर। चूल्हा फूंक फूंक कर तेरी भी आंखें लाल हो चुकी है। ये चूल्हा एक दिन हमारी सेहत ले डूबेगा। तभी मालिनी का गरीब पति सिर पर लकड़ी की गठरी लाते हुए, तुम्हारा कहना ठीक है मालिनी कि ये चूल्हा हम गरीबों की सेहत ले डूबेगा, लेकिन हम जैसे गरीब सिलेंडर ले भी तो नहीं सकते। सुनने में आया है कि सिलेंडर की अकाली पड़ रही है भारत में। अब मालिनी का छोटा बेटा मोहन, हाँ सही कह रहे हैं आप लोग। मुझे भी कॉलेज में एक आर्टिकल लिखने को बोला गया है गैस सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि आजकल सिलेंडर को लेकर बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद हो रहे हैं। रोजी, हमारा गांव तो वैसे भी गैस सिलेंडर के अभाव से परेशान था और अब देश में सिलेंडर को लेकर अकाली भी पड़ गई। देखो अब क्या होता है। वैसे हमें तो चूल्हे के खाने की आदत है और चूल्हे का खाना अब बनता भी बहुत स्वादिष्ट है। अब पारुल अपने परिवार वालों के लिए आलू मड़े की सब्जी, बाजरे की रोटी, साथ में सिलबट्टे पर लहसुन की चटनी पीसकर तैयार कर लेती है, जिसके बाद पूरा परिवार आंगन में चूल्हे का खाना खाता है। दीदी आपके हाथ का ये देसी खाना खाकर तो मजा आ जाता है। हाँ सच में, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है चूल्हे पर पके खाने में से। मजा आ जाता है ऐसा खाना खाकर। अब इसी तरह अगले दिन पारुल कड़ी धूप में लकड़ी काटने जंगल की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी नजर सरकारी एजेंसी की तरफ पड़ती है, जहाँ पर कई लोग कड़ी धूप में सिलेंडर लिए खड़े होते हैं और आपस में हाथापाई कर रहे होते हैं। ऐसा है, मैं इस लाइन में सुबह 5 बजे से खड़ा हूँ और अब दोपहर के 2 बज रहे हैं, लेकिन अब तक मेरा सिलेंडर मुझे दिया नहीं इन लोगों ने, और अब तू कहता है कि मैं लाइन से निकल जाऊँ। अरे तो क्या मैं यहाँ पर झक मार रहा हूँ? चल जाए यहाँ से, सिलेंडर पहले मैं लूंगा, मुझे सिलेंडर की बहुत जरूरत है। दूसरी तरफ कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर हाथ चलाते हुए, देखिए भाई साहब, हाथापाई पर मत उतरिए। मैं गरीब हूँ और मेरी बेटी की शादी है। मैंने बहुत मुश्किल से पैसे जुटाए हैं भाई साहब इस सिलेंडर के लिए। मुझे ये सिलेंडर ले लेने दीजिए ना प्लीज। अच्छा, तुझे अपनी जरूरत दिखाई दे रही है। तुझे पता भी है 2 दिन से मेरे घर में चूल्हा नहीं जला है। मेरी बीमार माँ को खाना चाहिए, कहाँ से दूं? अरे तुझसे ज्यादा जरूरत मुझको है सिलेंडर की। वहीं दूसरी तरफ कुछ औरतें एक दूसरे का बाल खींचती हुई, चुपचाप से पीछे चली जा। जब से देख रही हूँ लाइन में घुस घुस कर आगे बढ़ती जा रही है। अरे हम यहाँ कड़ी धूप में पसीने बहा रहे हैं, क्या हम पागल हैं? और चिल्ला कम, तुझे किसने रोका है? आजा तू भी आगे। अब ये सब देख सुनकर दूर खड़ी पारुल के तो पसीने छूट जाते हैं। हे भगवान, ये कैसी अकाली हो गई है हमारे देश में सिलेंडर की। जो अमीर से अमीर लोग सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं, इस तरह से तो ये लोग एक दूसरे के खून के दुश्मन हो जाएंगे और मुझे तो लगता है शायद कत्ल भी कर बैठेंगे। अब पारुल जंगल में आकर लकड़ियाँ काटती है। कितनी धूप हो रही है, शरीर से पसीना टप टप गिर रहा है, लेकिन फिर भी लकड़ियाँ काटनी पड़ रही है। पर कभी कभी तो सोचती हूँ लकड़ियाँ और चूल्हा भी ठीक है। कौन एजेंसी में जाकर लोगों की मारपीट सहे। बाप रे, वहाँ तो सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। अब लकड़ी लेकर पारुल घर आती है और घर आकर वो सारी बातें अपनी माँ से बताती है। हे भगवान, हमारे देश में ये क्या हो रहा है? पहले सोने का रेट आसमान छू रहा था और अब सिलेंडर सोने के भाव बिक रहा है। मुझे तो लगता है दिन पर दिन हमारा पूरा देश ही आर्थिक रूप से गरीब हो जाएगा। अब जहाँ गांव के गरीब लोग चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे थे तो कुछ सिलेंडर के लिए तरस रहे थे, वहीं शहरी इलाकों में जहाँ लोग बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं, उन घर की परिस्थितियाँ आइए जानते हैं कैसी हैं। देखो बेटा, शहर में चल रहे सिलेंडर की अकाली को देखकर हमने ब्लैक में करोड़ों सिलेंडर अपने घर में लाकर रख लिए, ताकि भविष्य में हमें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन गलती से भी ये सब कुछ सरकारी अथॉरिटीज, पुलिस, इन्वेस्टिगेटर वालों को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा पापा। वैसे सिलेंडर के साथ साथ तो हमने अपने घर की रसोई में इलेक्ट्रॉनिक चूल्हा, माइक्रोवेव, OTG 4 बर्नर वाला चूल्हा, सोलर कुकर भी रख लिया, ताकि अगर गैस की अकाली भी हो जाती है तो इन सुविधाओं से घर में खाना बनाने में दिक्कत नहीं होगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन बेटा राजीव, तुम्हें कुछ हफ्तों के लिए गांव जाना पड़ेगा बिजनेस के सिलसिले में। वहाँ पर एक रूम लेकर तुम कुछ हफ्तों तक काम निपटा लेना और फिर वापस आ जाना। पापा, कैसा काम? बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम गांव जाकर कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी खरीदो, ताकि अगर यहाँ पर हमें थोड़ी सी भी शंका हुई तो हम यहाँ के
सिलेंडर अपने गांव वाली प्रॉपर्टी पर शिफ्ट करवा देंगे। ओके ठीक है पापा। अब अगले दिन राजीव शहर से गांव के लिए रवाना होता है, लेकिन पहली बार गांव आने के कारण राजीव रास्ता भटक जाता है और चलते चलते राजीव जंगल पहुंच जाता है। जंगल का दृश्य रात में भयानक हो रहा होता है। हे भगवान, ये मैं कहां फंस गया? अब मैं इस जंगल से बाहर कैसे निकलूंगा? राजीव डरा हुआ होता है और दबे दबे पांव से जंगल का रास्ता पार कर रहा होता है। तभी उसके पीछे जंगली गीदड़ पड़ जाते हैं। अरे बचाओ बचाओ, कोई है? अरे यहाँ पर मेरी मदद करो प्लीज, नहीं तो ये जंगली गीदड़ मुझे मौत के घाट उतार देंगे। बचाओ, हे भगवान, कोई है? मेरी मदद करो प्लीज। राजीव चिल्ला रहा होता है। तभी जंगल के एक छोर पर बैठी पारुल जो लकड़ियां काट रही होती है। अरे कौन है? किसकी आवाज आ रही है? लगता है जरूर जंगली जानवर ने किसी पर हमला किया है। मुझे जाकर देखना होगा। अब सिर पर लकड़ियों की गठरी रखकर पारुल आवाज के पीछे पीछे आती। जहाँ पारुल देखती है कि एक जंगली गीदड़ एक अनजान शख्स के ऊपर हमला करने जा रहा है। तभी पारुल अपने दुपट्टे से माचिस निकालकर लकड़ी में आग लगाती है और आग की लौ जंगली जानवर की तरफ कर देती है, जिसे देखकर वो जंगली गीदड़ वहाँ से भाग जाते हैं। जी आप ठीक है? इन जंगली जानवर ने आप पर हमला तो नहीं किया ना? हे भगवान, ये सब क्या था? वैसे थैंक यू सो मच। मुझे तो लगा था यार कि आज मैं भगवान को ही प्यारा हो जाऊंगा, लेकिन सच में तुमने बचा लिया। वैसे तुमने ये तकनीक कहाँ से सीखी? जी पहले तो मुझे भी दिक्कत होती थी, लेकिन गांव में रहते रहते इन जानवरों को हैंडल करना सीख गई हूँ। पिताजी ने बताया कि लकड़ियों में आग जलाकर जानवर की ओर करने से जानवर डरकर भाग जाते हैं। चलिए अब मैं चलती हूँ, घर जाकर चूल्हे पर खाना भी बनाना है। अच्छा रुको, मुझे भी ये जंगल पार करवा दो। मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे इस एड्रेस पर जाना है। अब पारुल राजीव को जंगल से बाहर लेकर आती है और उसके बताए पते पर उसे छोड़ देती है। इसके बाद पारुल अपने घर आकर खाना बनाती है और अपने परिवार को खिलाती है। साथ ही वो जंगल की दास्तां अपने परिवार वालों से शेयर करती है। अच्छा हुआ दीदी आपने उन्हें बचा लिया, नहीं तो वो जानवर उन्हें जिंदा खा जाते। दूसरी तरफ राजीव पारुल के ख्यालों में खोया हुआ। अरे वो लड़की कितनी स्ट्रॉन्ग थी यार, उसने अकेले मुझे जंगली जानवरों से बचा लिया। ऊपर से उसकी आवाज कितनी प्यारी थी और उसकी खूबसूरती के तो क्या ही कहने। मेरे तो नजर से ओझल ही नहीं हो रही है वो लड़की। अब मैं कल फिर जाऊंगा जंगल। अब अगले दिन शाम को फिर से राजीव पारुल से मिलने जंगल जाता है, लेकिन शाम से रात हो जाती है, उसे कहीं पारुल नजर नहीं आती। अरे यार, आज तो वो लड़की आई ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, फिर कभी हो जाएगी मुलाकात। अब राजीव निराश होकर जंगल से निकल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर पारुल आ जाती है। अरे आप यहाँ? आज फिर रास्ता भटक गए क्या? अरे आ गई तुम? हाँ, क्यों आप मेरा इंतजार कर रहे थे? हाँ नहीं, बस जानवरों से दोस्ती करने आया था। ये सुनकर पारुल मुस्कुराती है। फिर कुछ देर तक पारुल लकड़ियां काटती है और राजीव के साथ समय बिताती है। ये सिलसिला लगातार शुरू हो जाता है। अब एक दिन पारुल बड़े ही प्यार से राजीव के लिए चूल्हे का बना खाना लेकर आती है। राजीव खाना खाकर, ओह माय गॉड, इस खाने में कितना स्वाद है यार। ऐसा स्वाद तो मुझे अपने शहर के खाने में कभी नहीं आता। कहने को तो मेरे घर में इतनी सारी फैसिलिटीज हैं। वैसे क्या डाला है इसमें तुमने पारुल? मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है राजीव जी, ये तो बस हल्के मसालों के साथ साधारण से चूल्हे पर पका हुआ खाना है। ओह, चूल्हे पर बना हुआ खाना। वैसे मैंने आज तक कभी चूल्हे पर बना खाना नहीं खाया था यार। चूल्हे का खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। वैसे होगा भी क्यों नहीं, आखिर तुमने इसे अपने हाथों से जो बनाया है। हाँ अब देखते ही देखते पारुल और राजीव की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। लेकिन फिर एक दिन राजीव गांव में प्रॉपर्टी खरीद लेता है और उसका बिजनेस से रिलेटेड काम खत्म हो जाता है। और फिर राजीव पारुल से, पारुल अब मुझे शहर जाना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी के सिलसिले में ही आया था। मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी थी यहाँ पर और वो मैंने खरीद ली है, इसलिए अब मैं शहर जा रहा हूँ वापस। क्या? अब आप जा रहे हो? मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? आप जानते हो ना कि मैं अब आपको पसंद करने लगी हूँ। तुम ही नहीं यार, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ पारुल। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं घर जाते ही तुम्हारे बारे में सबको बता दूंगा। और अब जब दोबारा आऊंगा तो सबसे पहले तुम्हारे माता पिता से मिलूंगा और उनसे तुम्हारा हाथ मांगूंगा। अब अगले दिन राजीव गांव से शहर के लिए निकल जाता है और शहर आने के बाद भी राजीव पारुल के ख्यालों में खोया रहता है। अब एक दिन ईशा
अपनी लग्जरी रसोई में रखे माइक्रोवेव, ओटीजी, इंडक्शन, 4 बर्नर वाला चूल्हा इसको साफ कर रही होती है। तभी राजीव वहां आकर एक कपड़ा उठाता है और सिलेंडर को साफ करने लगता है। अरे देवर जी, आप रसोई में? आप तो कभी रसोई में आते नहीं है और आज सीधा साफ सफाई कर रहे हैं। अरे मैं रसोई में क्या कर रहा हूँ? मुझे तो बैल्कनी में जाना था। सॉरी भाभी। हाँ, आप कंटिन्यू करो, मैं चलता हूँ। ये देवर जी आजकल कुछ ज्यादा ही खोए खोए रहते हैं। इसी तरह खाने की टेबल पर राजीव खाना खा रहा होता है, लेकिन खाना उसके हाथ से उसके कपड़ों पर गिर जाता है। वहीं राजीव दूसरे हाथ से फोन में लगा होता है। घर वाले ये सब देखकर हंस रहे होते हैं। अरे देवर जी, ध्यान कहाँ है आपका? आपने तो सारा खाना अपने कपड़ों पर गिरा लिया है। वैसे मैं देख रही हूँ मम्मी जी, जब से देवर जी गांव से आए हैं तब से वो बहकी बहकी हरकतें कर रहे हैं, जैसे वो किसी के ख्यालों में खोए हैं। हाँ भाभी, आप सही कह रही हो, भैया जरूर किसी लड़की के ख्यालों में खोए हैं। क्या बात है बेटा, कोई लड़की पसंद आ गई क्या गांव में? अगर आ गई है तो बताओ। सब कुछ ठीक रहा तो हम तुम्हारी शादी उससे करवाने के लिए तैयार हैं। तभी राजीव घबराते हुए कहता है, हाँ पिताजी, मुझे एक लड़की पसंद है और वो लड़की गांव की ही है। और आपको पता है, उस लड़की ने मुझे मरने से भी बचाया। दरअसल जब मैं गांव में पहुंचा था तो मैं रास्ता भटक गया था और गलती से मैं जंगल में पहुंच गया था और उस जंगल में मेरे पीछे भयानक जानवर पड़ गए थे। तब उसी लड़की ने अपनी जान की फिक्र ना करते हुए मुझे उन भयानक जानवरों से बचाया पापा। हाय रब्बा, बेटा तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरे साथ गांव में ये सब हुआ है? अरे मम्मी भैया तो तब कुछ बताते ना, जब उस लड़की के ख्याल से बाहर निकलते। वैसे लड़की का परिवार कैसा है भैया? परिवार की बात करूं तो परिवार हम लोगों की तरह अमीर नहीं है। वो लड़की एक गरीब परिवार से है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। ये क्या देवर जी, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं और आप एक गरीब लड़की को पसंद कर बैठे। पसंद ही करना था तो किसी बिजनेस करने वाली लड़की को पसंद करते ना। अरे एक अमीर देवरानी से मेरा भी रुतबा बढ़ता, लेकिन यहाँ तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। हाँ बेटा, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लोग क्या कहेंगे? तभी विनोद कहता है, अरे जानकी, जिस लड़की ने अपनी जान की फिक्र नहीं की तुम्हारे बेटे को बचाने के लिए, उस लड़की को इस घर में लाने के लिए तुम लोगों की परवाह कर रही हो। अब जरा सोचो कि अगर उसने एक बार भी अपनी जान की परवाह की होती तो आज हमारा बेटा हमारे साथ न बैठा होता। ये सुनकर जानकी कुछ नहीं कह पाती और इस रिश्ते के लिए मान जाती है। अब कुछ ही हफ्तों में राजीव अपने पूरे परिवार वालों के साथ पारुल के गांव पहुंच जाता है, जहां गांव की औरतें अपने घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही होती हैं। अब ये देहाती दृश्य देखकर अमीर ईशा कहती है, ओह माय गॉड, यहाँ पर लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं। अरे कितना पॉल्यूशन कर रहे हैं ये लोग। भाभी ये शहर नहीं गांव है, यहाँ सभी चूल्हे पर ही खाना बनाते हैं। अब ईशा पारुल के घर आती है, जहाँ पारुल की माँ भी चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती है। अरे देवर जी, आपकी पसंद की लड़की का घर तो बहुत छोटा है, ऊपर से ये लोग भी चूल्हा पर ही खाना बनाते हैं। कितना धुआं हो रहा है, चारों तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है। मेरी तो स्किन ही डल हो जाएगी यहाँ। तभी गरीब मालिनी कहती है, जी, हमारे घर में गैस सिलेंडर नहीं है और अब तो लगता है कि हम कभी गैस सिलेंडर खरीद भी नहीं पाएंगे। सिलेंडर की अकाली जो हो गई है दुनिया भर में। वैसे आप लोग कौन हैं? पारुल, क्या तुम इन्हें जानती हो? अब पारुल घबराते हुए, हाँ माँ, मैं जानती हूँ, ये राजीव जी हैं। और राजीव जी, आप बिना बताए यहाँ? मेरी माँ को अभी कुछ पता नहीं है। तो अब कह दो ना पारुल, या फिर मैं कह देता हूँ। माँ जी, मैं आपकी लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर पारुल के गरीब माता पिता घबरा जाते हैं। अरे पर आप लोग तो अमीर घर के लगते हैं और इतना अमीर होने के बाद आप मेरी गरीब बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं। कल को कोई ऊंच नीच हो गई तो? हाँ, और मेरी बच्ची तो बहुत मासूम है और सच्चाई की मूरत है। कल को आपको इसकी कोई बात पसंद नहीं आई तो? मालिनी जी देखिए, अब बच्चों की पसंद में ही हमारी खुशी है, क्योंकि हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी जी ली, अब बच्चों की बारी है। मुझे लगता है जब बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं और वो एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हैं, तो हमें इतना घबराना नहीं चाहिए। सही कहा, और आप इतना घबराइए मत। शहर में हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है, आपकी बेटी हमारे घर में राज करेगी। मैं तो कहता हूँ कि आप एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए, हमारी तरफ से रिश्ता फिक्स है। मैं तो धन्य हो गई, आप जैसे लोगों का रिश्ता मेरी गरीब बेटी के लिए आया है। शहर जाकर मेरी बेटी तो राज करेगी। यहाँ पर वैसे भी ये बहुत संघर्ष का सामना कर रही थी। अब लड़के वाले रिश्ता फिक्स करके वहाँ से चले जाते हैं और फिर कुछ ही हफ्तों में पूरे विधि विधान के साथ शादी करके पारुल अपने ससुराल आ जाती है, जहाँ
अब बड़ी ही खूबसूरती से पारुल का गृह प्रवेश होता है। कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो बहू। अब पारुल कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करती है और अपने ससुराल के घर को चारों तरफ से निहारने लगती है। बाप रे, मेरे ससुराल का घर इतना बड़ा है। राजीव जी इतने बड़े घर में रहते हैं। इतने बड़े घर में तो मेरा पूरा गांव आ जाएगा। कहाँ खो गए देवरानी जी? जाइए आराम कर लीजिए। आपके साथ साथ हम लोग भी बहुत ज्यादा थक गए हैं। कल सुबह और भी बहुत काम है। अब पारुल अपने पति के साथ अपने कमरे में आती है, जहाँ उसका कमरा भी बड़ी खूबसूरती से डेकोरेट होता है और काफी लग्जरी तस्वीर और फैसिलिटीज कमरे में अवेलेबल होती हैं। बाप रे, राजीव जी घर के साथ साथ आपका कमरा भी कितना खूबसूरत है। ऐसा खूबसूरत कमरा मैंने कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं पारुल, आज से इस घर की हर एक चीज तुम्हारी ही है। जितना मन करे उतना देखो। अब खुशी खुशी पारुल अपने पति के साथ आराम करती है। अब अगले दिन सुबह पारुल नहा धोकर अपने ससुराल की रसोई में आती है, जहाँ रसोई फुली इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज से भरी हुई होती है। रसोई में माइक्रोवेव, ओटीजी, इंडक्शन, 4 बर्नर वाला चूल्हा, गैस सिलेंडर सब कुछ रखा होता है। अरे ये कैसी रसोई है मेरे ससुराल की? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैंने तो शुरू से चूल्हे पर खाना बनाया है। अब पारुल दुविधा में होती है कि तभी वहाँ पर उसकी जेठानी और उसकी सास आती हैं। क्या हुआ देवरानी जी? आपके पसीने क्यों छूट रहे हैं? रसोई में तो अच्छी खासी एसी की ठंडी हवा आ रही है। हाँ क्या हुआ बहू, परेशान क्यों हो रही हो? वो मम्मी जी, मुझे अपनी पहली रसोई का खाना बनाना था, लेकिन यहाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि चूल्हा कैसे इस्तेमाल करना है। माचिस भी कहीं नजर नहीं आ रही है। तभी ये सुनकर ईशा गुस्से से, ओह गॉड, कितनी देहाती गवार लड़की हो तुम। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये मॉड्यूलर किचन है? यहाँ सब इलेक्ट्रॉनिक एम्प्लॉयजेंस है जो बटन से ऑन होते हैं, माचिस से नहीं। अच्छा, मुझे पता नहीं था। पर सच कहूँ तो मुझे इन सब पर खाना बनाना भी नहीं आता। जेठानी जी, इन सब पर क्या क्या बनता जी? आप बता दो, क्योंकि मैंने तो सिर्फ चूल्हे पर खाना बनाया है। हे भगवान, मेरा बेटा ये किस गवार से प्यार कर बैठा है। इसको तो कुछ आता ही नहीं है। ये देखो बहू, ये है ओटीजी। ये बिजली से चलता है और इसमें सिर्फ मीठे पकवान बनाए जाते हैं। ये है माइक्रोवेव, ये भी बिजली से चलता है और इसके अंदर पिज्जा, नूडल्स, सैंडविच जैसी चीज बनाई जाती है। ये है इंडक्शन चूल्हा, इसमें टेम्परेचर सेट करके खाना बनाया जाता है। और ये रहा 4 बर्नर वाला चूल्हा, इसमें एक साथ 4 तरह का खाना बन जाता है। इसे जलाने के लिए लाइटर है और नीचे सिलेंडर का कनेक्शन। सिलेंडर देखकर पारुल, अरे बाप रे, आप लोगों के पास सिलेंडर भी है? हमारे गांव में तो लोग सिलेंडर के लिए तरसते थे माँ जी। अरे देवरानी जी, आप एक सिलेंडर देखकर हैरान रह गई। हमारे पास तो सिलेंडरों का भंडार है, भंडार। कभी फुर्सत में दिखाएंगे। अब पारुल को कुछ समझ नहीं आता। उसे लगता है कि शायद उसकी जेठानी हवाबाजी कर रही है, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेंडर की अकाली चल रही है, उस हिसाब से सिलेंडर का भंडार किसी के पास होना असंभव था। अरे तू वो सब छोड़ बहू, तुझे मैंने समझा दिया सब कुछ। अब तो इन गैस का इस्तेमाल करके चिकन बिरयानी, दाल मखनी, बटर नान, रायता, पूरी, पुलाव, मलाई चाप जैसे व्यंजन बनाकर तैयार कर ले। माँ जी, आपने जितने व्यंजन बताए हैं, ये व्यंजन पकने में तो बहुत समय लगता है और सिलेंडर की खपत ज्यादा। पर ये लोग तो इतने अमीर हैं, इन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब पारुल 4 से 5 तरह की सब्जियां काटती है और लाइटर से 4 बर्नर वाला गैस जलाकर उसके ऊपर शाही पनीर, मलाई चाप, चिकन बिरयानी, कोरमा चढ़ा देती है। दूसरी तरफ माइक्रोवेव में पारुल चाइनीज पकवान पकने के लिए रख देती है और फिर ओटीजी की सहायता से पारुल कई तरह के पेस्ट्री केक भी बनाकर तैयार कर लेती है। हे भगवान, इलेक्ट्रॉनिक गैस का इस्तेमाल करके तो कुछ चीजें बन गई हैं, लेकिन जो खाना गैस सिलेंडर पर पक रहा है, वो खाना पकने में तो बहुत समय लग रहा है। सिलेंडर की खपत भी हो रही है। अब कुछ घंटे के बाद पारुल खाना बनाकर तैयार कर लेती है और सभी को खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर सर्व करती है। अब घर के सदस्य खाना खाकर, अरे वाह बहू, खाना तो तुमने भाई बहुत स्वादिष्ट बनाया है और ये सभी खाना बहुत अच्छी तरीके से पका है। चलो शुक्र है। मुझे तो लगा था कि ये हमारे घर की फैसिलिटी को इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी, लेकिन इसने सब अच्छे से किया। हाँ, जिस हिसाब से छोटी भाभी के घर में सब लोग चूल्हे पर खाना बनाते हैं, मुझे तो लगा था भाभी गैस का इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगी, लेकिन भाभी ने तो हमारे घर के गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करके स्वादिष्ट पकवान बनाकर हमें खिला दिया। तभी राजीव कहता है, अरे आप लोग इस खाने की इतनी तारीफ कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि कभी आप पारुल के हाथ से चूल्हे का खाना खाइए। पारुल चूल्हे पर भी बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती है, मैंने तो खाया है। एक्सक्यूज मी देवर जी, चूल्हे पर पका हुआ खाना बहुत अनहाइजेनिक होता है, और जब हमारे घर में इतनी फैसिलिटीज और इतने गैस सिलेंडर है, तो उसके बाद भी हम अनहाइजेनिक खाना क्यों खाए? और क्या, सही बोल रही है बड़ी बहू। ऊपर से चूल्हे में से इतना काला धुआं भी निकलता है, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रही है मम्मी जी। मेरी मम्मी की भी तबीयत उस धुएं से खराब हो जाती थी, लेकिन क्या करें,
हम लोग सिलेंडर भी नहीं खरीद सकते थे, इतने पैसे नहीं थे ना हमारे पास, और अब तो शायद कोई नहीं खरीद सकता। अब सबके खाने के बाद पारुल जूठे बर्तनों को जाकर रसोई में धोने लगती है, फिर घर में झाड़ू लगाती है और फिर कुछ गंदे कपड़ों को धोकर भी वो छत पर सुखाने जाती है। अब रात के खाने में घर वाले पारुल से फरमाइश करते हुए, भाई छोटी बहू, सुबह का खाना तो बहुत स्वादिष्ट था, एक काम करना, रात के खाने में कटहल के कोफ्ते और गट्टे की सब्जी, तंदूरी नान और पनीर भुजिया बना लेना। और मेरे लिए मिक्स वेज, चिकन सूप, अंडा करी, पुलाव बना देना बहू। जी ठीक है, मैं भी जाकर बनाती हूँ। अब रात के खाने में पारुल कटहल को काटकर कटहल के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेती है। उसके बाद पारुल गट्टे की सब्जी बनाती है, फिर पनीर घिसकर पनीर भुजिया रेडी करती है और फिर अंडा फ्राई करके अंडा करी बनाकर तैयार कर लेती है। फिर लास्ट में मैदा गूंथकर 4 बर्नर वाले चूल्हे पर पारुल जैसे तैसे फोन में देखकर तवे पर तंदूरी नान बनाती है, जिससे सिलेंडर की बहुत ज्यादा खपत हो रही होती है। हे भगवान, यहाँ दुनिया के लोग सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं और एक मेरे ससुराल वाले हैं जो गैस सिलेंडर पर 36 पकवान बनाकर खा रहे हैं। और ये कितनी गैस की खपत हो रही है, इन्हें चिंता नहीं होती क्या गैस सिलेंडर की? अब कुछ देर के बाद सारा खाना बनाकर पारुल डाइनिंग टेबल पर रख देती है। अब घर के सदस्य उंगली चाट चाट कर पारुल के हाथ का खाना खाते हैं। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन पारुल अपने घर के बाहर सफाई कर रही होती है कि तभी उसे एक कमरा नजर आता है। अरे ये कैसा कमरा है घर के बगल में? ये तो मैंने कभी नहीं देखा। वैसे चलो, अब सफाई कर ही रही हूँ तो इस कमरे की भी सफाई कर देती हूँ। अब कमरा खोलकर पारुल कमरे के अंदर घुसती है, जहाँ पर सिलेंडरों का भंडार रखा होता है। अब पारुल एक साथ इतने सारे सिलेंडर देखकर हैरान हो जाती है। बाप रे, इतने सारे सिलेंडर मेरे ससुराल वालों के पास कहाँ से आए? अब समझ में आया कि ये लोग इतने सारे पकवान बनाकर क्यों आराम से खाते हैं। लेकिन उन लोगों का क्या, जिन लोगों के घर के चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, जो लोग सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं। हे भगवान, सारे हलवाई वालों ने शादी का खाना बनाने के लिए मना कर दिया। कहते हैं कि सिलेंडर नहीं है। अब मेरी बेटी की शादी में आने वाले बारातियों का स्वागत कैसे होगा? चुप हो जाओ गायत्री, अभी तो ये संकट पूरे विश्व पर आया हुआ है। तुम्हारी तरह लाखों लोग हैं जो गैस सिलेंडर के लिए तरस रहे हैं। तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हिम्मत रखो, स्थिति जैसे ही ठीक होगी तुम्हारी बेटी की शादी अच्छे से हो जाएगी। हे भगवान, मेरे गांव में सिलेंडर की कितनी अकाली पड़ रही थी, लोगों की शादियां टूट रही थी तो कोई भूखा मर रहा था। लेकिन बस अब और नहीं, अब मैं अपने ससुराल वालों से कहूंगी कि वो उन बेसहारा लोगों की मदद कर दे। अब पारुल जल्दी से ससुराल वालों के पास आती है जो टीवी पर न्यूज़ देख रहे होते हैं। देख रहे हैं पापा जी, मम्मी जी, सिलेंडर का रेट कितना ज्यादा बढ़ रहा है और लोगों की बुकिंग वो भी कैंसिल हो रही है। हाँ बहू, लोग सिलेंडर की बुकिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बुकिंग कैंसिल हो जा रही है। कई लोग तरस रहे हैं सिलेंडर के लिए। तभी वहाँ पर खड़ी पारुल गहरी सांस लेती हुई, हाँ आप लोग ठीक कह रहे हैं, सभी लोग बहुत तरस रहे हैं सिलेंडर के लिए। लेकिन आपके पास इतनी सारी सिलेंडर कहाँ से आए पापा जी? और अगर आपके पास इतने सिलेंडर है तो आप लोगों की मदद क्यों नहीं करते? मेरे गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें सिलेंडर की आवश्यकता है। तुम पागल हो गई हो क्या छोटी बहू? मुझे तो लगा था कि मेरे बेटे ने किसी समझदार लड़की से प्यार किया है, लेकिन तुम तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ निकली। अरे ये सिलेंडर मैंने अपने भविष्य के लिए इकट्ठे किए हैं। अरे जिस तरह से सिलेंडर की दिक्कत बढ़ रही है, भविष्य में किसी को सिलेंडर नहीं मिलेगा।